हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनोज चौधरी हैप्पी कोडिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। HPSC PGT CS के लिए क्लास है और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम टॉपिक चल रहा था। सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड क्लास है उस टॉपिक की आज ये। प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था कि क्यों हम लोगों को एनालिसिस करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है किसी एल्गोरिदम की या फिर किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो मल्टीपल एल्गोरिदम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन एल्गोरिदम्स को एनालाइज करने की हमको क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें उसमें से बेस्ट को चूज करना होता है ना, बेस्ट निकालना होता है। तो उसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था और कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए थे और हमने देखा था कि उन एग्जांपल्स में से बेस्ट अप्रोच कौन सी है। आज हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इम्पैक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर हमें इम्पैक्ट डालने वाले रीजंस पता चल जाएं तो उससे क्या होगा कि हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आज हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम कम से कम स्पेस ले रही है वो क्या है, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी एक टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए आपको देखना है कि कौन सी एल्गोरिदम कम से कम मेमोरी को यूज में ले रही है। कम से कम मेमोरी को जो अप्रोच काम में लेगी वो अप्रोच क्या रहेगी, वो आपके लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। ठीक है, कौन सी रहेगी बेस्ट अप्रोच, जो कम से कम स्पेस लेगी। सिंपल सा क्या कह रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिदम यूजेस, यानी कोई एल्गोरिदम जो है वो कितनी मेमोरी को यूज कर रही है, वो क्या है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या चेक किया जाता है, यहां पर आपकी मेमोरी को चेक किया जाता है। यूज केस में जैसे एन एल्गोरिदम दैट स्टोर्स मैनी टेम्पररी वेरिएबल्स यूजेस मोर मेमोरी, कह रहा है कि ऐसा कोई एल्गोरिदम जो टेम्पररी वेरिएबल्स काम में ले रहा है। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग कुछ ऐसा लॉजिक लिखते हो अपने कोड के अंदर जिसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उसे 3 वेरिएबल्स में ही सॉल्व कर लेते हैं। आपने अपने लाइफ में जब कोडिंग करते थे, ठीक है, जब आपने शुरू की थी प्रोग्रामिंग, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कुछ स्टूडेंट तो हैं जो 3 वेरिएबल्स में काम में उसको कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 वेरिएबल यूज करके कर रहे हैं, कुछ 5 ले रहे हैं, कुछ हो सकता है 8 वेरिएबल से भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जितने ज्यादा वेरिएबल्स की तरफ बढ़ोगे, आपकी जो कोडिंग की जो अप्रोच है उतनी ही खराब मानी जाएगी। यानी कि कम से कम वेरिएबल्स अगर आप यूज कर रहे हो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बेस्ट अप्रोच है। और जैसे जैसे आप ज्यादा वेरिएबल्स बढ़ाते जाओगे फिर वो प्रोग्रामिंग नहीं, वो क्या होगी, वो कुछ जुगाड़ हो जाएगा कि हाँ इसने जुगाड़ लगाया है, किसी भी तरीके से आउटपुट निकालने के लिए इसने क्या किया कि मैक्सिमम वेरिएबल्स काम में ले रहा है और जुगाड़ लगा रहा है। तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, एक है जिसने 3 वेरिएबल में कर दिया, एक है जिसने 4 में कर दिया, एक है जिसने 5 में किया, एक है जिसने 8 में किया। तो जो कम से कम वेरिएबल जिसने यूज में लिया वो अप्रोच क्या होगी, वो अप्रोच आपकी बेस्ट अप्रोच मानी जाएगी। ठीक है, अब 3 4 5 8 ये तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि फिक्स अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपैक्ट भी नहीं डालते हैं। इंपैक्ट कब डलेगा, इंपैक्ट तब डलेगा जब मान लो कि आपके पास आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टेम्पररी वेरिएबल्स लेने पड़ रहे हैं। ये तो टेम्पररी वेरिएबल्स नहीं थे तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका लॉजिक लगाया है। जैसे कुछ सॉर्टिंग अप्रोचेस हैं हमारे पास, आगे हम जब सॉर्टिंग पढ़ेंगे उस टाइम पर देखेंगे। कुछ सॉर्टिंग अप्रोचेस ऐसी हैं जिसमें आप जो एरे आपको दिया गया है उसी एरे में ही आपस में आप हेर फेर करके सॉर्टिंग कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपने अलग से कोई नया एरे नहीं बनाया, जो एरे आपको दिया गया उसी एरे में वैल्यूज को स्वैप कर करके आपने सॉर्ट कर लिया डेटा को। ठीक है, लेकिन कुछ अप्रोचेस ऐसी हैं जिसमें आपको सॉर्टिंग के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा एरेज बनाने पड़ जाते हैं, सब एरे बनाने पड़ जाते हैं। तो ये वाली जो अप्रोच है ना, जो एक्स्ट्रा एरेज, टेम्पररी एरेज, किसी पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एरेज जो लेने पड़ रहे हैं ना, वो क्या है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से टेम्पररी वेरिएबल्स हम उन्हीं को बोलेंगे, या टेम्पररी
मेमोरी उसको बोलेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम उसको बोल देते हैं। ये जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा मेमोरी यानी टेम्पररी अगर मेमोरी यूज में ले रहे हो, ठीक है, जिसे सिर्फ आप अपने लॉजिक में काम में ले रहे हो, अगर उस टेम्पररी मेमोरी को आप हटाकर आपके जो अवेलेबल वेरिएबल्स है उन्हीं के साथ अगर आप टास्क कर पा रहे हो तो वो बेस्ट अप्रोच मानी जाती है। लेकिन अगर आपने कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिए हैं या एक्स्ट्रा मेमोरी ली है, टेम्पररी मेमोरी ली है, वो बेस्ट अप्रोच आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो उसी की यहां पर ये बात कर रहा है, कह रहा है कि एफिशिएंट एल्गोरिदम ट्राई टू यूज मिनिमम मेमोरी। जो अच्छी जो एल्गोरिदम होती है वो क्या करती है कि मिनिमम मेमोरी को यूज करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी अप्रोच लगाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी मेमोरी को यूज में लिया जा सके। ठीक है, स्पेस यूनिट इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एक यूनिट क्या होती है, जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एक यूनिट हमने किसको माना था, हमने माना था 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ऑपरेशन। हमने एक यूनिट को एक ऑपरेशन के बराबर माना था। हमने क्या माना था, एक यूनिट को एक ऑपरेशन के बराबर माना था। तो यहां पर क्या कर रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड इन मेमोरी यूनिट्स। किस में माना जाता है, मेमोरी यूनिट्स में माना जाता है। ये एक वेरिएबल भी हो सकता है या फिर हम एरे की बात करें तो एरे का एक ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, एक यूनिट। तो यहां पर नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो है। एग्जाम्पल क्या है मेमोरी यूजेस का, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, किसी एरे की साइज हो सकती है, या एक्स्ट्रा मेमोरी जो आप टेम्पररी स्पेस आप काम में ले रहे हो वो भी क्या है, उसमें वो भी मेमोरी का जो है वो यूजेस हैं। ठीक है, वेरिएबल आप लोगे वो भी मेमोरी यूज कर रहे हो, एरे है उसमें मेमोरी यूज हो रही है, टेम्पररी जो स्पेस आप काम में ले रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी क्या है, वो भी आपका जो टाइम जो स्पेस जो है उसको हम यूज में ले रहे हैं। स्पेस मतलब मेमोरी का मतलब क्या होता है, मेमोरी मतलब स्पेस ही है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एन एल्गोरिदम दैट यूजेस ओनली 1 वेरिएबल रिक्वायर्स लेस स्पेस। यानी ऐसे एल्गोरिदम जो सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर रहा है, एक ऐसे एल्गोरिदम जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ सिंगल वेरिएबल को यूज में ले रहा है, वो क्या है, वो आपका बेस्ट है, यानी कम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एन एल्गोरिदम दैट क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा एरे यूजेस मोर स्पेस। और अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ज्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, क्योंकि एरे क्या है, एरे मोर देन 1 स्पेस के लिए हम लोग काम में लेते हैं। और कह रहा है कि मोर डेटा स्टोरेज मींस हायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जितना ज्यादा डेटा आप काम में लोगे, जितना ज्यादा डेटा स्टोरेज आप काम में लोगे, यानी मेमोरी जितनी आप ज्यादा काम में लोगे, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल कह रहा है कि स्टोरिंग स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट का जो मार्क्स है आप वो स्टोर कर रहे हो। ठीक है, स्टोरिंग ओनली टोटल मार्क्स रिक्वायर्स लेस मेमोरी। अगर सिर्फ आप टोटल मार्क्स ले रहे हो, टोटल मार्क्स का मतलब ये है कि आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पड़े हैं, आप सिर्फ उनका टोटल निकालना चाह रहे हो, तो वो कम मेमोरी लेगा। लेकिन स्टोरिंग मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट सेपरेटली रिक्वायर्स मोर स्पेस। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे टोटल मार्क्स नहीं, मुझे हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट मुझे जो मार्क्स हैं वो स्टोर करवाने हैं, तो ज्यादा मेमोरी लेगा। एज स्टोर्ड डेटा इंक्रीजेज मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे स्टोर डेटा बढ़ेगा, ठीक है, स्टोर्ड डेटा की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर 95% जो चांसेस है क्वेश्चन के वो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आते हैं। किससे आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आते हैं। और जो बाकी बचा हुआ है वो रेयर चांस में किसमें आता है, वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल अप्रोच हम यहां पर देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि कुछ नंबर स्टोर करवाने हैं 1 to n। 1 to n का मतलब हमने क्या किया, एक n नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसे 5 डाल दिया और एरे हमने बनाया, 5 की जगह हम यहाँ n लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एरे की साइज हमने n कर ली। एरे की साइज क्या n, यानी कि हमें नहीं पता कितनी है, n में जो भी वैल्यू जाएगी, फिलहाल 5 हो तो 5, अगर यूजर ने n में 10 डाला तो 10 हो जाएगा एरे, अगर यूजर ने n 100 डाला तो एरे की साइज 100 हो जाएगी, अगर 1000 दिया तो एरे की साइज 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लूप चलेगा वो n तक ही चलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर जो भी डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं i+1 करके उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। जैसे कि 0th इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट है उसके अंदर 1 चले जाएगा, उसके अगले में 2 चले जाएगा, फिर 3 चले जाएगा, फिर 4 चले जाएगा। इस तरह का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है, मान लो मेरे पास 5 है, ठीक है, 1 2 3 4, स्पेस मेरे पास ये है 0 1 2 3 4।
अब क्या होगा कि आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, तो 0 + 1 हमने किया और ARR के 0 में हमने डाल दिया, तो यहाँ पर 1 चले जाएगा। अगली बार जब I 1 होगा तो 1 + 1 कितना होता है, इसमें 2 चले जाएगा, इसमें 3 चले जाएगा, इसमें 4 चले जाएगा, इसमें 5 चले जाएगा, ठीक है। इस तरीके का टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, ये जो कोड लिखा हुआ है यही काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब मान लो कि n की वैल्यू 5 नहीं है, अब m की वैल्यू 500 है, तो उस केस में एरे की साइज कितनी हो जाएगी, 500। लूप भी n तक चल रहा है, यानी कि लेस देन 500 चलेगा, 499 तक चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मेमोरी और बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या है कि एज n इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मेमोरी साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे n की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे जो आपकी n की जो आपकी एरे है, एरे की साइज भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी n की, वैसे वैसे मेमोरी की साइज भी बढ़ती हुई चली जाएगी। एक तो हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। इन दिस मेथड एन एक्स्ट्रा एरे इज क्रिएटेड टू स्टोर ऑल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर एरे लिया हुआ है और उन नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगे ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें रुको, 0 + 1 है तो 1 चला गया, फिर 1 + 1 2 चला जाएगा, ठीक है, फिर 2 + 3 5 जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब पीछे वाले से ऐड होगा तो ये कितना चला जाएगा, अगला वाला कितना आएगा हमारे पास 4, तो ये 9 हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा, है ना। इसका आउटपुट ये रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं इसको। तो जैसे यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये होगा हमारे पास 0 + 1, 0 + 1 कितना होता है 1, ठीक है। अगले में हमारे पास i की वैल्यू सबसे पहले जो 0 है वो कितनी हो जाएगी 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 + 2 कितना होता है 4, ठीक है। फिर हो जाएगी हमारे पास 3, 4 + 2 कितना होता है 3, 4 + 3 कितना होता है 7, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास ये 4, 7 + 4 कितना होता है 11, ये इस तरीके से आएगा 1 2 4 7 11 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ये काम हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि हम यहाँ पर जो है एरे को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, एरे को यूज में ले रहे हैं कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। द साइज ऑफ द एरे डिपेंड्स ऑन n, जो साइज है एरे की वो किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे एरे की साइज भी बढ़ रही है। n 5 था तो 5 हो गया, n 500 है तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। एज n इंक्रीजेज मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड, जैसे n बढ़ेगा मेमोरी, ज्यादा मेमोरी की हमको जरूरत पड़ती जाएगी। दिस मीन्स मेमोरी यूजेज इंक्रीजेज विद n इनपुट। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी की साइज किस पर डिपेंड कर रही है, इस n के ऊपर डिपेंड कर रही है। n अगर 500 है तो एरे की साइज 500 होगा, n अगर 5000 है तो एरे की साइज भी क्या हो जाएगी 5000 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस मीन्स मेमोरी यूजेज इंक्रीजेज विद इनपुट साइज। इनपुट साइज से क्या होगा कि मेमोरी की साइज भी बढ़ती जा रही है। देयरफॉर दिस मेथड कंज्यूम्स मोर स्पेस फॉर लार्ज इनपुट, यानी कि जो ये मेथड है ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है ज्यादा स्पेस किसके लिए, लार्ज इनपुट के लिए। जितना ज्यादा इनपुट जितनी ज्यादा इनपुट की साइज हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम और बना रहे हैं, हमने यहाँ पर 5 लिखा, सम इक्वल्स टू आई, सम प्लस मतलब प्लस हमने ये लिखा, इससे क्या हो रहा है हमारे पास 1 to जो n है, n तक की वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं ऐड करवा पा रहे हैं, ठीक है। 1 to n तक की हम क्या कर रहे हैं वैल्यूज ऐड करवा पा रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है, हमको एक्स्ट्रा एरे की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। और एरे की जरूरत नहीं पड़ रही तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास n 50 भी हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर n जो है वो मेरे पास ये लूप है ये चलेगा 1 to लेस देन इक्वल्स टू 1 to 50 चलेगा। अब ये 1 to 50 चल भी जाएगा, है ना, लेकिन 1 to 50 चलने के बाद क्या यहाँ पर कुछ स्पेस बढ़ रहा है, नहीं। n हमारे पास एक वेरिएबल है, सम हमारे पास 2 वेरिएबल है और i हमारे पास 3 वेरिएबल है, टोटल 3 ही वेरिएबल है हमारे पास। और हमारे पास टोटल कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तीनों इंटीजर टाइप के हैं तो 3 into 4 कितना होता है 12 बाइट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन वहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे n की साइज बढ़ रही थी वैसे वैसे एरे की साइज बढ़ रही थी, और एरे की साइज के साथ साथ क्या हो रहा था कि आपकी नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो भी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर हम वो सब बचा पा रहे हैं। तो इन दिस मेथड ओनली अ फ्यू वेरिएबल्स आर यूज्ड, नो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू स्टोर ऑल नंबर्स, ठीक है। मेमोरी यूजेज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ n, हर बार 3 ही है, कांस्टेंट है, 3 ही वेरिएबल यहाँ पर यूज आएंगे हर बार। देयरफॉर दिस मेथड यूजेज लेस स्पेस, इसलिए ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, कम स्पेस को यूज में ले रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंपैरिजन बेस्ड ऑन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पर हम क्या करें, कंपैरिजन करते हैं उन दोनों एग्जांपल्स में, पहले एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल में कह रहा है कि द एरे मेथड कंज्यूम्स मोर मेमोरी एज इनपुट इंक्रीजेज, यानी कि एरे मेथड का मतलब ये वाला जो मेथड था
इस मेथड में जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ रही है ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें द वेरिएबल मेथड यूजेस लेस मेमोरी, वो कम मेमोरी यूज में ले रहा है, वो कांस्टेंट मेमोरी यूज में ले रहा है, तो इस वाले केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी आपकी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बिग O n रहेगी, और इस वाले केस में रहेगी बिग O 1 रहेगी, ठीक है। बोथ मेथड सॉल्व द प्रॉब्लम बट मेमोरी यूजेस डिफर्स, दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन जो मेमोरी का जो यूजेस है वो डिफर कर रहा है, वो बदलता जा रहा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि डिफरेंट अप्रोचेस रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, डिफरेंट अप्रोचेस जो है उनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी की जरूरत पड़ती है। पहली अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n, दूसरी अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट बिग O 1। ज्यादा बेस्ट कौन सी है? ज्यादा बेस्ट ये है, कम मेमोरी को ये वाला यूज में ले रहा है, ठीक है। इन लार्ज एप्लीकेशंस चूजिंग अ स्पेस एफिशिएंट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत बड़ी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो तो आपको जो स्पेस एफिशिएंट जो अप्रोच है ना, वो आपको चूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसका बेसिक आइडिया है, ठीक है। की डिफरेंस क्या है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फोकसेस ऑन स्पीड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे फोकस करता है? स्पीड पे फोकस करता है, परफॉर्मेंस फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टाइम है, यहां पर एक्चुअल में जो टाइम की बात हो रही होती है वो टाइम की बात हो रही है सीपीयू टाइम की। किसकी बात हो रही है? सीपीयू टाइम की। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीपीयू का कितना टाइम लेना पड़ रहा है, यहां उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे फोकस करता है? किस पे फोकस करता है? स्पीड के ऊपर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पे फोकस करता है? मेमोरी यूजेस के ऊपर, ठीक है। किस पे करता है? मेमोरी यूजेस। कौन सी मेमोरी की बात हो रही है यहां पर? आपकी रैम की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ गुड एल्गोरिथम बैलेंसेस बोथ टाइम एंड स्पेस। और अच्छी जो एल्गोरिथम होती है वो क्या करती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को क्या करती है? दोनों को बैलेंस करती है, ठीक है। व्हाई टाइम एंड स्पेस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? टाइम और स्पेस जो एनालिसिस है वो भाई साहब क्यों जरूरी है, ठीक है। दोनों के रिक्वायरमेंट क्यों है? तो ये भी हमने देख लिया था कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमको, ताकि हम मल्टीपल एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम को चूज कर सकें। क्या कर सकें हम लोग? मल्टीपल एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम है उसे हम लोग चूज कर सके। तो कह रहा है कि इन स्मॉल प्रोग्राम्स परफॉर्मेंस में नॉट मैटर मच। छोटे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन इन लार्ज एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि आपके पास परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस केस में? जब आपके पास बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे सर्च इंजन्स प्रोसेस मिलियंस ऑफ क्वेरीज, यानी सर्च इंजन है वो मिलियंस ऑफ क्वेरीज को प्रोसेस करते हैं। बैंकिंग सिस्टम्स हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर डेटा। विदाउट एल्गोरिथम एनालिसिस सिस्टम्स में बिकम स्लोअर और फेल। अगर इस तरह की बड़ी एप्लीकेशंस पे अगर हम लोग क्या नहीं करेंगे, अगर एल्गोरिथम का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाए या आपका सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है। बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक है। तो बेस्ट केस क्या है हमारे पास? मिनिमम टाइम जो लिया गया है उसको बताता है, ठीक है। एवरेज केस किसको बताता है? नॉर्मल परफॉर्मेंस को। और वर्स्ट केस किसको बताता है? मैक्सिमम टाइम जो लिया गया है उसको बताता है। ये तीनों केसेस मैंने अपनी कल की क्लास में डिस्कस किए थे। लीनियर सर्च का जब मैंने एग्जांपल आपको बताया था उसमें आपको बताया था तीनों के तीनों मैंने आपको, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स हेल्प्स अस चूज द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन। बिल्कुल, कि अगर आपने किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस नहीं किया है तो आपके पास अगर किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं तो उसमें से आप बेस्ट को नहीं चुन पाओगे कि किसकी परफॉर्मेंस हाई है और कौन है जो कि कम से कम मेमोरी को कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुड एनालिसिस सेव्स टाइम, मेमोरी एंड रिसोर्सेज। जो अच्छा एनालिसिस है वो टाइम को बचाता है, मेमोरी को बचाता है, रिसोर्सेज को बचाता है। तो भाई टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब सीपीयू। सीपीयू क्या है? रिसोर्स है। मेमोरी का मतलब क्या है? रैम। रैम भी क्या है? रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज को अल्टीमेटली क्या करता है? वो बचाता है, ठीक है। ताकि क्योंकि रिसोर्सेज जो है आपके सिस्टम के अंदर क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। आपके पास लिमिटेड रैम की साइज है, ठीक है। आपका सीपीयू है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। तो उनको क्या करता है? इसके थ्रू आप बचा सकते हो। एनडीएसए एल्गोरिथम एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एज डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्शन। यानी कि जिस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से एल्गोरिथम का एनालिसिस भी क्या है?
इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन मतलब ये है कि मान लो कि आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करवाना है कुछ इस तरीके से। मान लो कि ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, इसमें 10 पड़ा हुआ है, सबसे पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। अब आपका टास्क ये है कि जो सबसे लास्ट में आया है ना, उसी के साथ सबसे पहले प्रोसेस करके उसको बाहर निकाल दो, उसके बाद इसको निकाल दो। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो लास्ट में आया है वही फर्स्ट आउट हुआ है, लीफो, है ना। तो मुझे टास्क तो परफॉर्म करवाना है लीफो वाला, है ना, लेकिन मैंने डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया कौन सा, क्यू। ये वाला जो लीफो वाला है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैक। मुझे चूज करना था स्टैक क्योंकि मेरा टास्क स्टैक वाला है, लेकिन मैंने चूज कौन सा कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर, क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जरूरत जिसकी थी, आपने वो तो चूज किया नहीं, आपने गलत डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया। तो यहां पर कह रहा है कि जिस तरीके से सही डेटा स्ट्रक्चर चुनना आपके लिए जरूरी है, सेम वैसे ही जो एल्गोरिथम का जो एनालिसिस करना है, यानी सही एल्गोरिथम चुनना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सही डेटा स्ट्रक्चर भी आपको चुनना है आपकी जरूरत के हिसाब से, और जो आपके पास जो अवेलेबल जो एल्गोरिथम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के ऊपर भी आपको सही तरीके से चूज करना है कि कौन से एल्गोरिथम फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट है। ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इफेक्ट करते हैं? पहला, साइज ऑफ इनपुट डेटा। साइज ऑफ इनपुट डेटा, सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। साइज ऑफ इनपुट डेटा, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपको 1 से लेकर n तक के नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है, और उसमें अगर आप फॉर लूप वाली अप्रोच लगा देते हो, तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे आपके पास n की साइज बढ़ रही थी, वैसे वैसे लूप जो था वो आपको n टाइम्स चलना पड़ रहा था। n जब 5 था तो लूप 5 टाइम चल रहा था, n जब 100 तो 100 टाइम चल रहा था, और n जब 1000 था तो 1000 टाइम आपके लूप को चलना पड़ रहा था। अब लूप अकेला तो चलता नहीं है, लूप के अंदर लिखे गए सारे स्टेटमेंट चलते हैं। लूप के अंदर लिखा हुआ वो स्टेटमेंट जो नॉर्मली i प्लस प्लस i माइनस माइनस होता है वो चलता है। एक वो स्टेटमेंट जो कि कंडीशन चेक करता है i लेस देन n वाला, वो भी चलता है। ठीक है, अकेला तो लूप चलता नहीं है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे n की साइज बढ़ती है वैसे वैसे आप ज्यादा टाइम लेते हो। तो पहला फैक्टर कौन सा है, इनपुट साइज। तो कह रहा है कि एज इनपुट साइज इंक्रीजेस द एल्गोरिथम में टेक मोर टाइम। एल्गोरिथम क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, जैसे सर्चिंग इन अ लिस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज फास्टर देन सर्चिंग इन अ लिस्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। भाई अगर 10 बच्चों में से आपको कोई बच्चा ढूंढना है, मान लो कि 10 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चों के नाम आपके पास रखे हैं या वो नाम आपको ढूंढने हैं, तो 10 में से आप जब एक एक को ढूंढोगे तो आपको कम टाइम लगेगा और 1000 में वो ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सी बात ये है कि जैसे जैसे आपकी इनपुट साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड, कि आप कौन सी एल्गोरिथम को यूज में ले रहे हो। कह रहा है कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम मे टेक डिफरेंट टाइम। अभी हमने जो पिछला टॉपिक, अभी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो यही तो है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास होते हैं मल्टीपल एल्गोरिथम्स, और उन मल्टीपल एल्गोरिथम्स में से हमें किसे चूज करना होता है, उसमें से हमें बेस्ट को चूज करना होता है। तो मतलब कि आपके पास अवेलेबल एल्गोरिथम में से या अवेलेबल जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस में से आपने कौन सा बेस्ट चूज किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर द सेम प्रॉब्लम के लिए आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं और वो डिफरेंट टाइम ले सकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर एक जो सॉल्यूशन आपके पास है या हर एक एल्गोरिथम आपके पास है वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, सबका सेम लॉजिक है, लॉजिक सबका अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ कम टाइम ले रही हो, कुछ ज्यादा टाइम ले रही हो। तो कह रहा है कि चेकिंग नंबर्स वन बाय वन टेक्स मोर टाइम देन यूजिंग एन ऑप्टिमाइज्ड मेथड। इसके लिए कह रहा है कि जैसे अगर आपको दिए गए कुछ लिस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें से अगर आपको उनके मार्क्स ढूंढने हैं तो भाई अगर आप एक एक करके ढूंढोगे तब तो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप रैंडम ढूंढोगे, ऑप्टिमाइज्ड मेथड के थ्रू ढूंढोगे, जैसे 1 बाय 1 जो मैंने बताया था कल, ये किसका एग्जांपल है, ये आपका है लीनियर एरे का एग्जांपल है। किसका है, सॉरी लीनियर सर्चिंग का, लीनियर सर्च। ठीक है, और ये जो है ये किसका एग्जांपल है, ये आपका बाइनरी सर्च का है। किसका है ये आपका बाइनरी सर्च का है। तो कह रहा है कि लीनियर सर्च से ज्यादा अच्छा एग्जांपल है वो कौन सा है, बाइनरी सर्च वाला। ऑप्टिमाइज मेथड कौन है, ऑप्टिमाइज मेथड तो आपका लीनियर है, सॉरी बाइनरी सर्च है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप हाफ तोड़ते हो। कल मैंने आपको बताया था एग्जांपल पूरा, नंबर ऑफ लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स। कह रहा है कि जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया, यहां पर मैंने यहां पर लिया एक लूप लिया 4,
ठीक है, इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i को प्लस प्लस करके मैंने यहां पर लिख दिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब ये लूप आपको पता है कि फिक्स चलेगा 1 से लेकर 5 तक, यानी कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा। इसका मतलब क्या ये लूप कांस्टेंट है या डायनेमिक है, कांस्टेंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O बन रहेगी। लेकिन यही लूप अगर n टाइम चलता है तो n का मतलब क्या है, फिक्स नहीं है। n में कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n रहेगी। लेकिन अब आपने अगर इसके अंदर एक लूप और डाल दिया, आपने एक लूप और लिया, ठीक है, इंट j इक्वल्स टू आपने 1 और j लेस देन इक्वल्स टू n और j को प्लस प्लस आपने ले लिया। इसका मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, इसका मतलब आपके पास बन गया n इंटू एन, n इंटू n, ठीक है, n इंटू 2 नहीं, n इंटू n। तो जब n इंटू n आप लिखोगे तो इससे आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिग O n स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, बिग O n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ लूप्स पर भी डिपेंड करता है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। अगर मैं कहता हूं आपसे कि बिग O n और बिग O n स्क्वायर में से ज्यादा टाइम कौन लेने वाला है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप जितनी बार चलना होगा n टाइम, फिर चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर n टाइम चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर n टाइम चलेगा। और अगर अकेला ही होता तो n टाइम चल के बाहर आ जाता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेस्टेड लूप जो है वो ज्यादा टाइम लेता है सिंगल लूप से। और अगर आपने लूप नहीं लिया है वो बेस्ट अप्रोच है। अगर आपने लूप नहीं लिया हुआ है तो वो क्या चलेगा, कांस्टेंट टाइम चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा, कांस्टेंट टाइम। जैसे पिछले एग्जांपल में, पिछले जो क्लास थी उसके अंदर मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप्स और नेस्टेड लूप्स है, मोर लूप्स मींस मोर ऑपरेशंस, अ सिंगल लूप रन्स वंस पर एलिमेंट बट अ नेस्टेड लूप रन्स मल्टीपल टाइम्स। यानी कि अगर ये सिंगल लूप था हमारे पास, ये सिंगल लूप था, अगर मेरे पास अंदर वाला मैं नहीं लेता हूं तो n टाइम चलेगा। लेकिन अगर मैं अंदर वाला एक और ले लेता हूं तो n इंटू n यानी n स्क्वायर टाइम चलेगा, इसका मतलब जरा टाइम लेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो भी क्या है, वो भी आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इनपुट डेटा। आपने जो डेटा इनपुट किया है उसका क्या नेचर है। जैसे कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ इनपुट डेटा अफेक्ट्स एग्जीक्यूशन टाइम, फाइंडिंग अ नेम एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज फास्टर देन एट द एंड। यानी कि आप जो इनपुट डेटा किया है, आप जैसे कह रहा है कि आप कुछ भी ढूंढ रहे हो, तो ढूंढते टाइम आप जो भी नाम ढूंढ रहे हो अगर वो बिगिनिंग में मिल जाता है किसी भी लिस्ट के अंदर तो फास्टर है, नहीं तो वो क्या है, अगर एंड में मिलता है तो स्लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने डेटा को किस तरीके से अरेंज किया है। मतलब कि अगर आपका सॉर्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, सॉर्टेड में से डेटा को निकालना आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास डेटा अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड वे में अगर आपने अरेंज किया हुआ तो वहां पर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डेटा को निकालना। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड। आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब, मान लो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो टास्क परफॉर्म करवाना है वो तो करवाना है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, और जिसे हम अप्रोच, जिसे हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, स्टैक के थ्रू। लेकिन आपने लिया क्या, आपने ले लिया क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, क्योंकि स्टैक भी क्या है, स्टैक और क्यू दोनों क्या है, दोनों टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब आपको काम करना था ये वाला, लेकिन आपने चुन लिया ये वाला डेटा स्ट्रक्चर, और इस डेटा स्ट्रक्चर का काम तो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपने अगर गलत डेटा स्ट्रक्चर ऑप्ट कर लिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो टाइम है उसको इफेक्ट पड़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा यहां पर, क्योंकि इसको इस वाली अप्रोच को इस वाली अप्रोच से लेने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कह रहा है कि डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस इज फास्टर देन सिक्वेंशियल एक्सेस। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आपको कुछ सर्चिंग करनी है, ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से सर्चिंग कर रहे हो। एक तो सर्चिंग ऐसी है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो डायरेक्टली वहीं ले जाके छोड़ दे, या एक ऐसा है जो कि आपको पहले ढूंढना पड़ रहा है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जब तक नहीं मिल जाता जब तक आप ढूंढने जा रहे हो। तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा, बेस्ट आपके पास इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर को चुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सही डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपको जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर चुन लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत जो काम है, बहुत हद तक काम आपने कम कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अभी हमने देखे थे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले देखे थे, अभी जो है वो कौन से हैं, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हैं। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल जो यूज में आ रहे हैं वो, यानी कि अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपने
कम वेरिएबल्स यूज में लिए हैं, इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से वो बेस्ट है। और अगर आपने ज्यादा वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी अगर यूज में ली है, तो क्या है, वो आपके लिए बेकार अप्रोच है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर काम में ले लिया, एरे, लिस्ट, स्टैक्स, इंक्रीज मेमोरी यूजेज, जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको एरे को काम में लेना पड़ रहा है, और एक ऐसी है जो कि विदाउट एरे आपका हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, विदाउट एरे हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी अप्रोच ज्यादा बेस्ट रहेगी, एरे वाली या विदाउट एरे वाली? विदाउट एरे वाली। क्यों? क्योंकि एरे में क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी इनपुट साइज बढ़ेगी, एन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे एरे की साइज बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ते जाएंगे, जबकि यहां तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो विदाउट एरे वाला जो एल्गोरिथम है हमारे पास बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनपुट डेटा साइज, अभी मैंने बताया कि अगर आपने एरे ले लिया और जैसे जैसे एरे की साइज बढ़ेगी, एन की साइज बढ़ेगी, एन की साइज 5 थी तो एरे की साइज 5 होगी, तो 5 × 4 यानी 20 बाइट्स हो गए, क्योंकि एक इंटीजर कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। अगर आपने एन 100 ले लिए तो 100 × 4 कितने बाइट्स हो गए, 400 बाइट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपकी जो साइज है वो ज्यादा, स्टोरेज की साइज है वो बढ़ेगी। तो लार्जर इनपुट में रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस। ठीक है, ज्यादा स्पेस लेगा। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज और रिकर्जन। अगर आप टेम्पररी स्पेस ले रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ता है, यानी जो एग्जिस्टिंग एरे है वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा एरेज लेना पड़ता है, जिसकी मदद से क्या होता है, या जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक इसमें रिकर्जन और दे रखा है। रिकर्जन में भी क्या होता है, रिकर्जन में कोई फंक्शन जो है वो खुद को कॉल करता है। सो ध्यान से सुनना कि जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है void f1 के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक एरे लिया हुआ है ARR10। ठीक, ARR10। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि मान लो कि ये खुद को ही कॉल कर रहा है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, हर बार एक एरे बनेगा 10 बाइट का, यानी कि 10 की साइज का, यानी कि 40 बाइट्स का। ठीक है, अब मान लो कि ये एरे जो है, इस फंक्शन ने इसको 10 बार कॉल कर दिया, 10 टाइम्स कॉल किया, और हमने बीच में कोई ऐसी कंडीशन लिख रखी है जिस कंडीशन की वजह से क्या होगा, ये एक बार बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं करेंगे तो ये तो बनता रहेगा, कॉल करता रहेगा दूसरे को, खुद को। ठीक है, तो 10 × 40 यानी कि 400 बाइट्स का स्पेस ही कंज्यूम कर रहा है। तो कोशिश करो कि अगर कोई प्रॉब्लम बिना रिकर्जन के और बिना टेम्पररी स्टोरेज के अगर हो जाती है, तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली बच जाएगी। आपको रिकर्जन कम से कम काम में लेना है, और आपको टेम्पररी स्टोरेज जो है वो भी कम से कम यूज में लेना है। आपको लॉजिक कुछ ऐसा लगाना है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है मेमोरी के नाम पर, उन्हीं से आपका काम हो जाए। ठीक है, डेटा टाइप यूज्ड, डेटा टाइप का यूज का मतलब ये है कि आपको वो डेटा टाइप काम में लेना है जिससे आप मेमोरी को बचा सको। जैसे मेरे पास 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं इंटीजर की वैल्यू को लेने के लिए। एक है मेरे पास शॉर्ट होता है, ठीक है, और एक मेरे पास इंट होता है। ठीक, अब शॉर्ट की साइज होती है 2 बाइट्स, ठीक है, और इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट्स। तो मेरे पास अगर कोई डेटा मुझे मान लो 10 स्टोर करना है, सिर्फ 10, ठीक है, तो 10 यहां पर भी स्टोर हो सकता है और यहां पर भी स्टोर हो सकता है। तो मुझे अगर 10 स्टोर करना है, तो मेरा 2 बाइट में अगर स्पेस मेरा काम हो रहा है, तो मैं 4 बाइट में क्यों जाऊंगा? तो आपको सही डेटा टाइप भी चुनना होता है। ठीक है, तो बोला कि सर अगर दोनों में इंटीजर्स आती है, 2 और 4 क्यों बनाया? क्योंकि अगर 2 बाइट अगर इसकी है, तो शॉर्ट की जो हमारे पास रेंज मिलेगी वो मिलेगी -32,768 से 32,767, यानी इसके बीच की कोई भी नंबर होगा ना, वो नंबर अगर आपको स्टोर करवाना, आपको 2 बाइट सफिशिएंट है। और अगर 32,767 से ज्यादा अगर कोई भी आपको डेटा स्टोर करवाना है या कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, उसके लिए आपको 4 बाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि भाई मेरा जो भी वैल्यू जाएगी वो कभी भी 32,767 से ऊपर नहीं जाएगी, तो आप क्यों 4 बाइट पे जाएंगे? आपको 2 बाइट पे जाना होगा। ठीक है, तो आपको सही डेटा टाइप भी चूज करना है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑक्यूपाइज डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। इन इंटीजर वेरिएबल यूजेस लेस मेमोरी देन एन इंटीजर एरे। इंटीजर वेरिएबल इंटीजर एरे है, उससे कम मेमोरी को यूज में लेगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेनली डिपेंड्स ऑन ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन स्टेप। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे, और एग्जीक्यूशन के कितने स्टेप्स हैं, यानी कि लूप जो है लूप पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेनली डिपेंड्स ऑन मेमोरी यूजेस एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, यानी कि कितनी मेमोरी आप यूज में ले रहे हो, कितनी मेमोरी की जो स्टोरेज है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस पर डिपेंड करता है। और अंडरस्टैंडिंग बोथ सेपरेटली हेल्प्स इन डिजाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम। अगर दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपकी जो एल्गोरिथम है आप क्या कर सकते हो, उसे एफिशिएंटली यूज
कर सकते हो। ठीक है, तो एनालिसिस जो और एल्गोरिदम था वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं HPSC जो PGT है कंप्यूटर साइंस की, उनके लिए मैंने जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ PDF डाले थे। ठीक है, वो PDF मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। एक तो मैंने नोट्स डाल दिए, जितने भी नोट्स अभी हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है, वो सारे के सारे नोट्स मैंने डाल दिए। तो नोट्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये नोट्स हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को भी नोट्स के कुछ सैंपल्स चाहिए थे, तो ये वाले नोट्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारे के सारे नोट्स यहाँ पर डाल दिए। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए हैं। दूसरा एक चीज़ और थी जो कि यहाँ पर मैंने की है, और वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर इन नोट से जितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे वो क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं विद आंसर। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो भी पढ़ाया इन 2 दिनों में, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज एसेंशियल इन डिजाइनिंग एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो कह रहा है कि एल्गोरिथम जो है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, अगर आपको एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए जरूरी है। तो कह रहा है कि डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो सुटेबल एग्जाम्पल से आप डिस्कस करो, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को सही साबित करो। तो इसका पूरा आंसर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन के साथ, फिर उसकी बॉडी लिख दी, बॉडी भी टॉपिक वाइज लिख दी कि एल्गोरिथम एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसकी ये क्यों जरूरी होता है हमारे लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने इसमें ले लिया है ना, और उसके बाद मेथड 1 और 2 मेथड हमने दे दिए, और उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन है वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहा इसी का हमने क्वेश्चन बनाया कि एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, व्हाई इज इट नॉट मेजर्ड इन सेकंड्स। इसको सेकंड में हम क्यों यूज में नहीं ले सकते, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वैरीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफेक्ट स्पीड्स, हेंस वी मेजर नंबर ऑफ ऑपरेशंस नॉट सेकंड्स। ऑपरेशन में काउंट करते हैं, सेकंड्स में काउंट नहीं करते हैं। ये पूरा का पूरा बता रखा है, एग्जांपल भी इसका हमने बता दिया, लीनियर सर्च का है ना, और जो आपका बाइनरी सर्च था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर लूप बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड अप्रोचेस फॉर समेशन प्रॉब्लम फ्रॉम टाइम एंड स्पेस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये भी बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला बेस्ड और लूप बेस्ड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको क्या करना है, उनको समेशन करना है उसका। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया। नीचे हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी कि लूप बेस्ड की क्या रहेगी और फॉर्मूला बेस्ड की क्या रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने बता दी, कल भी मैंने बताया था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विद अ सुटेबल एग्जांपल। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सुटेबल एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक लास्ट में हमने क्या किया कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया है। ठीक है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, कह रहा है कि ए कंपनी इज डेवलपिंग अ पेरोल सिस्टम। एक कंपनी है जो कि पेरोल सिस्टम डेवलप कर रही है। 2 डेवलपर सजेस्टेड 2 अप्रोचेस। 2 डेवलपर उन्होंने 2 अप्रोच सजेस्ट की। पहला यूजेस लूप बेस्ड सैलरी कैलकुलेशन, और दूसरे डेवलपर ने क्या कहा, यूजेस प्री कंप्यूटेड फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन। उसने कोई एक फॉर्मूला दिया, उसने कहा कि लूप की जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या कहा कि अगर आप लूप कम से कम यूज में लोगे उतना ही बेहतर है, तो इसने बिना लूप के दे दिया। तो एज अ सिस्टम एनालिस्ट evaluate both approaches in term of time and space complexity and recommend a solution। कह रहा है कि भाई सिस्टम एनालिस्ट की तरह सोच के आप बताइए कि भाई कौन सा अप्रोच है वो टाइम और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिहाज से बेस्ट है, और रिकमेंड करो कि कौन सा क्या सोल्यूशन दोनों में से आपको लेना चाहोगे। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो भी हम साथ के साथ में आपको करवा रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर किसी भी तरह का कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।